हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस स्टाफ देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ जो हमने जो पूरे सेशन में देखने वाले हैं। बेसिकली देखो क्या है ना, आज द हिंदू में कुछ भी अच्छे एडिटोरियल्स नहीं आए, तो मैंने आज एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल उठाया जो हम कवर करेंगे, ठीक है। उससे आगे बढ़ें उससे पहले क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी का विजेता बैच, जिसको अभी 2 दिन बाद स्टार्ट होना है। आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्लैट पीजी का भी 2 दिन बाद से नया बैच शुरू होना है। डेमो क्लासेस के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एनएल सेट का हमारा 2 दिन बाद नया बैच शुरू होना है। डेमो क्लासेस के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एंड इफ यू वांट, क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, जिसमें आपको 7 बुक्स मिलेगा प्लस 50+ मॉक टेस्ट इसी के साथ ऐड मिलेंगे। इसके अलावा क्लैट पीजी, एनएल सेट, DULLB के कोर्सेज, मॉक जो भी आपको चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां से आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आज का जो एडिटोरियल है वो इंडियन एक्सप्रेस का होने वाला है रिगार्डिंग कॉफी एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अभी न्यूज़ चल रही है। तो थोड़ा समझते हैं क्या है ये कॉफ़ी एक्ट और क्या इसमें तब्दीली लाने की सरकार जो है वो विचार में है। तो देखिए, कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉफ़ी फसल के बारे में जान लेते हैं। तो कॉफ़ी को उगाने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए रहता है वो हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए रहता है, 15 to 28 डिग्री सेल्सियस, और ड्राई वेदर चाहिए रहता है जब ये पक जाती है, ठीक है। रेनफॉल जो है वो 150 से 250 mm के आसपास चाहिए। लोकेशन जो है ना, मोस्टली देखिए आपके वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वहाँ पे ये होती हैं। स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका सबसे ज़्यादा, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में जो है 6th हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड हम हैं कॉफ़ी के। कौन कौन सी अलग अलग वेराइटीज़ होती है कॉफ़ी की, तो रोबस्टा, फिर यहाँ पे देखिए आप एक्सेल्सा, लिब्रेका, अरेबिका। इंडिया के अंदर जो है ना अरेबिका एंड रोबस्टा करके जो कॉफ़ी की वैरायटी है यही उत्पन्न होती है। ये देखिए विश्व के अंदर ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, इसे कॉफ़ी बेल्ट की तरह बोलते हैं। ये जो पूरा का पूरा ये एरिया है ना, दिस इज़ नोन एज कॉफ़ी बेल्ट। आपका इंडिया भी इसी के, जो हमारे जो इंडिया में जहाँ जहाँ होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली चीज तो ये कि कॉफी एक्ट था क्या और अब उसमें तब्दीली क्या आ रही है। तो पहले देखो, गवर्नमेंट जो है ना वो कॉफी एक्ट जो कि 80 साल पहले आया था, 80 ईयर्स ओल्ड है, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है। और नया जो कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 जो है वो पार्लियामेंट में आ चुका है। कॉफी एक्ट 2022 के बारे में हम थोड़ा सा जाने, जो बिल आ रहा है इसके बारे में जाने, उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जो 80 ईयर ओल्ड कॉफी एक्ट है ना वो क्या था वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉफी एक्ट 1942 में आया था उसका ओरिजिन कैसे था, तो देखिए 1930 के अंदर ना 1930 के आसपास की बात है, भारत के अंदर जो कॉफी इंडस्ट्री है ना वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। विश्व में हमारे यहाँ पे कोई खपत नहीं हो रही थी, कॉफी जो उग रही थी वो वेस्ट हो जा रही थी, किसान जो है वो पैसा नहीं कमा पा रहे थे, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था। तो उस समय ना ब्रिटिशर्स की सरकार थी भारत में, तो कॉफी सेस एक्ट लाया गया ऑफ 1935, और साथ ही साथ फर्स्ट इंडियन सेस कमेटी बनाई गई कॉफी के लिए, जिसका ये काम था कि कैसे भारत की जो कॉफी है उसका सेल को आप विश्व में बढ़ा सकते हो, इस पे काम करो। तो चीजें धीरे धीरे हुई लेकिन कोई खास अंतर नहीं आया। वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, भारत के अंदर जो कॉफी की खपत थी, भारत में तो देखो कॉफी नहीं पीते हैं आप, अगर ये यहाँ पे इस पे आ जाओ, ये मैप पे आ जाओ, इंडिया के अंदर ज्यादा जो डिमांड है ना वो टी की है। और इंडिया के अड़ोसी पड़ोसी देश भी आप उठा लो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, तो हर जगह ही जो है ना चाय की डिमांड ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे कॉफी की खपत नहीं है, जितना हमारे यहाँ कॉफी उगता है ना उसका 70% हम जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखो बीच बीच में थोड़ी सी आवाज आ रही हो कि एक्चुअली बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा वो टैकल कर लेना। तो अब बात करते हैं, इतना हमने समझा। तो भारत में तो देखो कॉफी की खपत थी नहीं, विश्व में हमें सेल करना था। 1942 तक भी जो ये आपकी छोटी सी सेस कमेटी बनी थी, इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। कॉफी की खपत विश्व में अभी भी इंडिया की डाबनडोली थी, जिसके चलते हुए 1942 के अंदर कॉफी एक्ट आया, और इसी एक्ट के अंदर कॉफी बोर्ड की बनाने की बात करी थी। कॉफी बोर्ड का भी पर्पस जो था ना बेसिकली यही था कि कैसे जो है मार्केटिंग, प्रमोशन, कंजम्पशन, फाइनेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब पे काम करो और गाइड करो लोगों को, और जो भी कंपनीज हैं फॉरेन में जाके प्रमोट करो, और भारत की कॉफी को विश्व में आप ऊपर आगे पहुंचाइए। इंडिया में हालत ना तब भी थोड़ी थोड़ी ऐसी चलती रही, चीज़ें जो हैं हो रहा था, नहीं हो रहा था, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी।
1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, जब भारत की इकोनॉमी को खोल दिया जाता है, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो सिस्टम था ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले जो है ना पूलिंग सिस्टम था। पूलिंग सिस्टम में क्या होता था, जैसे 3 किसान थे, ठीक है, ए, बी और सी। ये तीनों किसान जो है ना, ये क्यूरिंग फैक्ट्री के अंदर जो है अपनी कॉफी को लेके जाते थे। क्यूरिंग फैक्ट्री के अंदर जो है इस कॉफी को प्रोसेस किया जाता था, इसके ऊपर से छिलके एंड ऑल चीजें हटा दी जाती थी, और इसका क्यूरिंग फैक्ट्री वाले पैसा लेते थे किसान से। फिर क्यूरिंग फैक्ट्री वाले जो कॉफी बन जाती थी उसको सरकार को दे देते थे, सरकार जो पैसा देती थी वो इन किसानों को देते थे, उसमें से अपना जो इनका खर्चा होता था वो निकाल लेते थे। ये 1991 से पहले होती थी, क्योंकि सारा का सारा जो कॉफी का लेन देन था ना वो कॉफी बोर्ड के थ्रू देखा जा रहा था। पर 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तब सबके लिए खोल दिया गया कि भैया आप नॉर्मल भी जाके ट्रेड करो, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, कोई हमारे थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो ये 1991 में हुआ। लेकिन समस्या क्या आ रही थी, पहले समस्या ये आ रही थी किसानों को जो ये सब पैसा भी देना पड़ रहा था ना वो सब भी नहीं देना पड़ा। 1991 के बाद चीजें बेटर हो गई। लेकिन कॉफी बोर्ड का जो रोल था, पहले तो ये था कि भैया कॉफी उन्हीं के थ्रू सारी बिचनी थी, लेकिन 1991 के बाद जो कॉफी बोर्ड का रोल था ना बस इतना रह गया कि भाई सजेशंस दो, चीजों को देखो, इसके अलावा और कोई खास काम रह नहीं गया। तो समय से काफी नीड फील हो रही थी कि भाई जो ये 1942 का एक्ट है अब उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि भाई कॉफी बोर्ड का भी अब और पर्पस नहीं रहा जो पहले था। तो ये सारी चीजों के चलते हुए पीयूष गोयल जी ने सितंबर 2021 में पहली बार कहा था कि हम जो है कॉफी एक्ट को चेंज करेंगे, और उसी के लिए अभी 2022 के अंदर जो है ये बिल आ गया है पार्लियामेंट के अंदर। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि क्या था इस बिल का नाम, तो एग्जैक्ट नाम ध्यान होना चाहिए। कॉफी एक्ट जो नया आ रहा है इसका नाम है कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। अगर ये एक्ट बन जाएगा तो कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2022। कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के साथ अप्रूवल से ये पास हो जाता है। बिल मतलब अभी पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आपने जानी, इतनी चीजें समझी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि सर ये नया वाले एक्ट में क्या तब्दीली करी गई है। सबसे पहली चीज, पहले जो कॉफी बोर्ड था या फिर जो कॉफी का जितना भी लेन देन वाली चीजें थी ना, ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखती थी, बट अब ना ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले कॉफी बोर्ड के अंडर में, कॉफी बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता था, बट अब ये सारी चीजें रेगुलेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं, ट्रेड को ईजी बना दिया गया है, और काफी सारा जो पोर्शन ऑफ कॉफी एक्ट 1942 था ना उसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जानी समझी, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद मोदी जी की एक स्टेटमेंट आई है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है, ठीक है, अभी चेन्नई में है, आपको पता ही है, तो वहां पे बोला, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे एक दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा खतरनाक फैसला आया है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, जैसे कि जयराम रमेश, पवन खेरा, नेता डिसूजा और भी बहुत सारे लोग, जिन्होंने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगाया था कि भैया ये जो बार है इलीगल तरीके से उनकी बेटी के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन अब जांच में तो ये आया है कि उनकी बेटी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसके ऊपर 2 करोड़ का शायद उन्होंने सिविल डिफेमेशन भी मांगा था। सिविल डिफेमेशन क्रिमिनल डिफेमेशन में अंतर क्या होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन में सजा मिलती है, सिविल डिफेमेशन में आपको कंपनसेशन मिलता है। तो कोर्ट ने कहा है कि भैया पहले तो ट्वीट डिलीट करो, अदरवाइज फिर आपके ऊपर एक्शन होगा। 24 आवर्स का टाइम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है टीच लॉ मेडिसिन इन रीजनल लैंग्वेज, ऐसा शाह जी ने बोला है। हु इज शाह? अमित शाह जी ने बोला है कि भैया जो भारत के अंदर लॉ है, मेडिसिन है, या जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो उनके लोगों के रीजनल लैंग्वेज में टीच करो। देखो इसमें ना बहुत पॉइंट है इस बात में, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। काफी बार हम लोग जब हमारी थॉट रखते हैं या फिर कोई भी चीज हमारे दिमाग में आती है तो वो किस लैंग्वेज में आती है, जो हम बचपन से बोलते हैं। किसी के लिए मलयालम हो सकती है, किसी के लिए तमिल हो सकती है, किसी के लिए हिंदी हो सकती है, किसी के लिए इंग्लिश हो सकती है। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो फिर आपको वहां पे सब चीज जो है वो इंग्लिश में करनी पड़ती है। तो हर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल उस लेवल का नहीं हो सकता ना कि वो हर चीज उस तरीके में सोच के रिसर्च करके करे। तो उस पर अमित शाह जी ने बोला है, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, कि अगर लोगों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में रिसर्च करने दिया जाए या उनको अपने आप को एक्सप्रेस उनकी रीजनल लैंग्वेज में करने दिया जाए तो वो और अच्छा कर सकते हैं कंपेरेटिवली टू द, अगर उन पर कोई बर्डन डाला जाए कि भैया आपको इसी लैंग्वेज में ये चीजें करनी है। तो ये चीज जो है अमित शाह जी ने कहा है। और आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, वो इस चीज को भी बात करती थी कि किस तरीके से जो है रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। 6 प्लीज चैलेंजेस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसमें यह कहा गया है कि भैया जो किसी रिलीजियस स्कल्पचर की जो पोजीशन थी 15 अगस्त 1947 को,
वही रहेगी, उसके ऊपर कोई केसेस फाइल नहीं हो सकता है। सेक्शन 5 इस एक्ट का जो है वो राम मस्जिद बाबरी एक्सट्रीमली सॉरी राम मंदिर एंड बाबरी मस्जिद वाले जो मैटर था उसको इसके अंदर एक्सेप्शन में रखा जाता है। उसके अलावा सेक्शन 5 जो है इस एक्ट का, बाकी चीजों पे इसमें एक्सेप्शन नहीं है। सेक्शन 3, 4, 5 जो है वो कट ऑफ डेट बताता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी चीजें चेंज नहीं होंगी जो पहले होगा। तो इसी पे केस डाला हुआ है कि भैया ये बड़ी आर्बिट्रेरी डेट है, क्यों लगा दी गई है? अगर किसी की पोजीशन कुछ और थी, पहले कुछ और था और अब उसको चेंज करना चाहें तो क्यों नहीं हो सकता है? तो उस पर केस फाइल है। लेट्स सी इस पे क्या होता है। केरला टॉप्स इन होल्डिंग असेंबली सिटिंग्स इन 2021। लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे ज्यादा जो है केरला की बैठी है 61 टाइम्स, उड़ीसा की देन 43 टाइम्स, कर्नाटका की देन 40 टाइम्स, देन बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात की 24। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं 2021 के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिट्रेटेड 30 नेम्स फॉर हाई कोर्ट जजेस। अभी ये सब क्या चीजें हैं? कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के टॉप सीनियर जजेस के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है। ये कुछ नाम रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इस नाम को कंसीडर करती है, फिर प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट के लिए भेज देती है। अगर गवर्नमेंट को कोई नाम अच्छा नहीं लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है उस नाम को फिर से कॉलेजियम के पास भेज देती है कि आप रिकंसीडर करिए। अगर कॉलेजियम उन नाम को फिर से आगे फॉरवर्ड करती कि देन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, उनको प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा एंड प्रेसिडेंट को फिर उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो हैं, ये इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट सेशन। क्या क्या हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिट्रेटेड 30 नेम्स फॉर हाई कोर्ट जज, केरला टॉप्स इन होल्डिंग असेंबली सिटिंग इन 2021, 6 प्लीज चैलेंज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, टीच लॉ मेडिसिन इन रीजनल लैंग्वेज, अमित शाह जी ने ऐसा बोला है, रिमूव डिफेमेटरी ट्वीट्स अगेंस्ट ईरानी, अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। हमने कॉफी एक्ट के बारे में डिटेल में देखा। आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहें, हमारी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए और उसके बाद जाके डेमो क्लास देखिए, इन कोर्सेज का डिटेल देखिए एंड इफ यू विश यू कैन एनरोल इन इट। 30 जुलाई से नए बैचेस शुरू हैं और थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।